Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. In the first article हम बात करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट की. सेकेंड आर्टिकल में हम नॉन हिंदूज की चारधाम में एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. देन रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे. लास्ट में हम ओरोमिया एक रीजन है इथोपिया के अंदर, उसकी लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं. एक समय आज से 15-20 दिन पहले का ऐसा था जब यूएस ये कह रहा था कि इंडिया के ऊपर हम 500% का टैरिफ इंपोज करने वाले हैं. और आज वो दौर आ गया है जहां पर यूएस ने इस टैरिफ को घटा के मात्र 18% कर दिया है. रीजन, अभी इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील साइन हो गई है एंड यहां पर ये बायलैटरल एग्रीमेंट है जिसकी वजह से अभी ये टैरिफ घटा के 18% कर दिया गया एंड बहुत जल्द ये टैरिफ आपका 0 हो जाएगा. तो एक समय ऐसा था जब इंडिया को टैरिफ किंग कहा जाता था एंड इंडिया के लिए अपने डिप्लोमेटिक रूट्स के थ्रू अभी इस प्रॉब्लम को हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था. बट कहीं ना कहीं यूएस ने कंटिन्यूस एक प्रेशर मेंटेन करके रखा कि आप रशिया के ऊपर जो अपना एनर्जी इंपोर्ट का जो आपका डिपेंडेंसी है उसको कम करो, आप यूएस और वेनेजुला की तरफ ज्यादा झुकाव रखो. तो इंडिया ने इस बात को अभी स्वीकारा है. तो अभी हम अपने जो ये ड्यूटी का रिडक्शन देख रहे हैं वो इसी वजह से देख रहे हैं बिकॉज रशिया के साथ हमने अभी कोई भी नए ऑयल की ट्रेड को लेकर कोई डील नहीं की है. तो यहां पे हम अपने ट्रेड सरप्लस जो इंडिया एंजॉय करता था वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा. अब तेल हम चाहे मान लीजिए किसी और कंट्री से लेते हैं और यूएस से लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए. तो यहां पे टैरिफ रियलाइजेशन की बात की जाए तो यस, अभी 18% का टैरिफ हो जाएगा. ये एनर्जी की बात की जाए तो हम रशियन ऑयल को खरीदना थोड़ा बंद करेंगे एंड यूएस यहां पे जो यूक्रेन के एरिया के अंदर पीस को प्रमोट करना चाहता है तो उस पीस को यहां पे हम प्रमोट कर पाएंगे. मोर ओवर यहां पे डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं. यूएस और वेनेजुला के ऊपर हम अपनी डिपेंडेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं एंड एडिशनली यूएस सोर्स्ड एलएनजी, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा. लिक्विफाइड नेचुरल गैस, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी को आगे कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के ऊपर भी शिफ्ट करने वाले हैं. तो जब यूएस के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे उस समय हमारे ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा लगे हुए थे, बट स्टिल इंडियन एक्सपोर्टर्स ने यूएई, यूके और ओमान की मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को भेजकर मार्केट को डाइवर्सिफाई किया. मोर ओवर थोड़ा मिडलमैन इशू रहा यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं अभी एक क्लीन ब्रेक अभी भी नहीं आप कह सकते हो. कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर रशिया के ऊपर हम अपनी डिपेंडेंसी को बिल्कुल रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल यहां पे आने वाले समय में मिशन 500 को हम कंटिन्यू करेंगे जहां पर $500 बिलियन का हम आपस में ट्रेड अचीव करेंगे बाय 2030. यहां पे सप्लाई चेन रेजिलियंस के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा. मोर ओवर यहां पे डाइवर्सिफिकेशन की जाएगी एंड डीकार्बनाइजेशन के अंदर भी यूएस हमारी हेल्प करेगा. देखो, आप क्रूड ऑयल के लिए तो यूएस और वेनेजुला के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, एलएनजी यूएस से लेंगे एंड न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के ऊपर भी हमारा फोकस है जहां पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लेके आगे बढ़कर मतलब आगे चलकर हम दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट हो सकता है. इंडो पैसिफिक में हमारी ओपन एंड फ्री इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की जो नीति है दोनों एक दूसरे के साथ उसके अंदर अलाइन करते हैं. क्वाड को लेके भी हमारी ग्रुपिंग अभी तक स्ट्रांग है. मोर ओवर अगर हम देखें यहां पे तो एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को लेके भी आने वाले समय में जैसे आपने देखा था कि यूएस ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं तो स्पेक सिलिका एंड ऑल, तो उसमें भी इंडिया का पार्टिसिपेशन और इंक्रीज होगा. वैसे क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एआई, 5G, 6G, सेमीकंडक्टर स्पेस, इनको लेके भी आपस में कॉपरेशन हमारा कंटिन्यू रहेगा. तो यहां पे आप देखिए ऑपरेशनल टाई एक अच्छी बात है, बट यहां पे आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो इसमें अभी तक एग्रीमेंट हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीजें हमारे को देखने को नहीं मिली यूएस के साथ. रिफाइनरीज को लेके एक प्रॉब्लम है कि भाई जो रशियन ग्रेड का ऑयल है और जो अमेरिकन ग्रेड का ऑयल है वो दोनों डिफरेंट है, तो इसको लेके थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है एंड हमें अपने डिप्लोमेसी के अंदर बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत है. कहीं हम ओवर डिपेंडेंट यूएस के ऊपर ना हो जाए, इस चीज के ऊपर ध्यान रखना होगा. तो मेंस प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड उसके बाद एक्सरसाइज और ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन. चलिए बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल की. देखो, अभी प्रपोज किया गया है कि भाई चारधाम के अंदर नॉन हिंदूज की एंट्री अब अलाउ नहीं की जाएगी. तो कहते हैं ये तो सीधा सीधा वायलेशन है आर्टिकल 15 का, राइट टू इक्वालिटी का, एंड आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है आपको.
बट दूसरी तरफ अगर आप देखें, आर्टिकल 26 रिलीजियस ऑटोनॉमी के बारे में बात करता है, एंड ये अपने धर्म के अंदर प्योरिटी मेंटेन करने के लिए एक स्टेप हो सकता है। मोर ओवर यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सबको एक समान अधिकार देते हैं, इंक्लूसिविटी की बात करती है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो कहा जाता है कि भी पलानी टेम्पल केस में मद्रास हाई कोर्ट ने इस चीज को लेके इसके पक्ष में फैसला दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला वर्डिक्ट के अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी को ज्यादा फोकस किया था। तो वैसे हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, बट यहां पे ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करी जा सकती है। तो यहां कहा जाता है कि भाई देखो, एक्चुअल में हमें जुडिशियल रिव्यू के ऊपर फोकस करना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इस चीज को अच्छे से स्क्रूटनाइज करना चाहिए कि क्या ये वाकई में बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, एंड कहीं ना कहीं यहां पे टोटल बैन की जगह आप यहां पे कोड ऑफ कंडक्ट को अलाउ कर सकते हैं, कुछ डेकोरम मेंटेन करने के लिए कह सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं वेरियस स्टेक होल्डर से आप यहां पे इसमें लाइक आप कह सकते हो कि कंसल्ट करके आप कुछ फ्रेम कर सकते हैं। तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने चार धाम, छोटे चार धाम जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, इस पे नॉन हिंदूज को बैन करने की बात की है, और ऐसा सेम प्रेसिडेंट आपको तमिलनाडु के केस में भी देखने को मिलता है। तो क्या आपको यह लगता है कि ये ठीक है या गलत, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अब बात करते हैं इससे रिलेटेड मेंस प्रीलिम्स का पीवाईक्यू, एंड फिर ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट की। तो देखो, अगर हम बात करें दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको लॉन्च किया गया था आपके, अभी जो इसका नेक्स्ट फेज है, नेक्स्ट फाइनेंशियल साइकिल है, वो स्टार्ट होने वाला है 2026-23 से लेके 2030-31 तक ये रहेगा। तो कहते हैं कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए। वैसे तो इसने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तौर पे जो हाउस होल्ड 10 करोड़ हाउस होल्ड की बहुत अच्छे से मदद की है, एंड मोर ओवर लखपति दीदी बनाने में भी इसका बहुत बड़ा सहयोग है। बट यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं जो अनएड्रेस्ड है अभी भी, जैसे इंस्टीट्यूशनल स्टैग्नेशन आपको देखने को मिलती है। मोर ओवर कुछ क्रेडिट बोटलनेक है, जैसे सिबिल स्कोर कुछ लोगों का अच्छा नहीं होता तो उनको अच्छा लोन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कंपनीज को वो आगे बढ़ा नहीं पाते। एंड मोर ओवर कैपिटलाइजेशन का भी एक इशू है, जैसे यहां पर 56 लाख करोड़ की आपकी आइडल कम्युनिटी फंड पड़ा हुआ है, मनी पड़ा हुआ है, इतना लार्ज सम, और बिना सोशल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट के इसका मिसयूज होना पॉसिबल है। बाद में यहां पर कहा जाता है कि मार्केट के साथ भी गैप है, क्योंकि मार्केट में जैसे ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन लोगों को नहीं पता है, तो उसमें गवर्नमेंट को यहां पर इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो कहा जाता है कि भाई देखो, ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बिजनेस हब और प्रोएक्टिव इंटरमीडिएट्स को लाना चाहिए फॉर बैंक लोन्स। मोर ओवर इनोवेटिव फाइनेंसिंग के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, जैसे इक्विटी को कर सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट को कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं फाइनेंसिंग को थ्रू पार्टनरशिप, जिसमें आपके सिट भी आ सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आ सकती हैं। मोर ओवर नेशनल मार्केटिंग वर्टिकल्स को आप यहाँ पे स्टैब्लिश कीजिए, एक डेडिकेटेड विंग क्रिएट कीजिए जो इनको ये लॉजिस्टिक, डिजाइन, मार्केटिंग जैसी चीजों को हैंडल करे। तो इससे रिलेटेड ये आपके पीवाईक्यूज है, एंड देन ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के मैप की। देखो, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। ओरोमिया एक सबसे बड़ा पॉपुलस एरिया है इथोपिया का, ये वाला पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, ठीक है जी। अब इसमें क्या हो रहा है, कुछ आप कह सकते हो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। यहाँ की जो ओरोमो लिबरेशन आर्मी है, ये इथोपिया की जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, इसके साथ अभी टसल में चल रही है। ये थोड़ा और ऑटोनॉमी मांगते हैं, जिसको वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रही है। तो आप याद रखना भाई, ये इरित्रिया है, ये जिबूती है, ये आपका पूरा सोमालिया है, इसे पार्ट को सोमाली लैंड भी बोलते हैं, ये सूडान है, साउथ सूडान है, बस इसके आसपास की कंट्रीज याद रखो, बाकी यहां पर और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। तो कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।